आज हम क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे लोग। ये आपका चैप्टर 3 है, मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे लोग। चलिए इसमें हम लोग क्या चर्चाएं करेंगे लोग, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड मॉडल ये टॉपिक है, इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें, पूरे अंत तक देखें। देखिए लाजवाब आपको समझ में आएगा, इतना मैं गारंटी ठोकर बोलता हूँ। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो ऐसे बोलूँ तो हमारे जो नेत्र है, यूँ समझिए कि दुनिया की सबसे अद्भुत ऐसी चीज है जिससे कि हम दुनिया को देख पाते हैं। तो क्यों नहीं इस नेत्र के बारे में हम लोग जान ले। तो चलिए हम अब इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं तो बताने जा रहे हैं, आप वीडियो को स्किप ना करें। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नेत्र लगभग कैसा होता है, मानव नेत्र गोल होते हैं। ओके, और गोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो बुक में दिया है आपका नेत्र गोलक कहा जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे गोले को हम लोग क्या कह देते हैं, यस नेत्र गोलक। ये सबका मैं परिभाषा यहाँ पर लिखते जाऊंगा, यहाँ पर आप नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले मेरा सिद्धांत है पहले समझाना, उसके बाद से अगर जरूरत पड़े तो यस दौलत नहीं लिखवाना। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक समझ गए एक पॉइंट आप लोग कि मानव का आंख गोल होते हैं, इसी गोल को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। अब देखिए ना इसमें कितने लेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक लेयर, ये वाला 2 लेयर, और ये कितने लेयर, 3 लेयर। इसी पहले हम 3 लेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए नेत्र गोलक के ये सबसे बाहरी वाला, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ओके माने परत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, ऐसा हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है, प्योर हिंदी के साथ आपको पढ़ाई जा रही है। कोई प्रकार की दिक्कत है, यदि हम श्वेत पटल का परिभाषा बोलना चाहे तो कैसा बोल सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नेत्र गोलक के सबसे बाहरी वाले परत को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, जो कि अपारदर्शी और सफेद होता है। जैसा कि मेरे आंख दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, तो लगभग सफेद है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो श्वेत पटल बोलते हैं। अब चलिए अब श्वेत पटल देखिए यही आगे आया हुआ है, और आकर ये क्या हुआ है, उभरा हुआ है। समझ रहे हैं ना, श्वेत पटल आगे की ओर ये उभरा हुआ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ओके, क्या कहा जाता है, कॉर्निया। और देखिए कॉर्निया के बारे में आपको एक खास बात बता देते हैं, क्या चीज है ये खास बात, क्योंकि ज्यादातर जो दान में आंख दी जाती है, वो जो दी जाती है भाग आपकी कॉर्निया दी जाती है। समझ में आ गया। हाँ, कॉर्निया किसे कहते हैं, तो आप लोग जनरली परिभाषा दे सकते हैं ऐसा कि श्वेत पटल के आगे वाला भाग जो उभरा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। चलिए आपका ये पहलका आपका ये समझिए परत हो गया। अब आपको ये दूसरा दिखाई दे रहा है, ये वाला जरा गौर कीजिएगा, ये वाला। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये इसको जो बोली जाती है, हाँ कोराइड बोली जाती है। समझ गए क्या बोली जाती है, कोराइड बोली जाती है। हल्का भूरे होते हैं। ओके, अगर कोराइड का परिभाषा देना हो तो हम लोग कैसा दे सकते थे, ऐसा दीजिएगा ओके कि श्वेत पटल के बाद वाली परत को, यानी भीतरी वाली ही परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोराइड कहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत। अब चलिए यही जो कोराइड है आगे चलकर ये क्या होती है, विभाजित रहती है, पर ये बांटा हुआ होता है, जो कि ये जो होते हैं ना, ये प्रकाश को आपके नियंत्रण करते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइरिस। हमेशा याद रखिएगा क्या बोल दी जाती है, तो आइरिस बोल दी जाती है। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब चलिए ये आपका तीसरा है, तो तीसरा चलने से पहले देखिए दूसरा में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ धागे की तरह, पेशिया की तरह, तो इसको याद रखिएगा, ये वाले को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। यस, क्या बोली जाती है, सिलियरी मांसपेशिया, मांसपेशिया। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हाँ, सिलियरी मांसपेशिया किसे कहेंगे, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो चल इसका भी मैं नाम दे देता हूँ। इसको बोलते हैं मानव नेत्र, ऐसा हम लोग
लोग बोल देते हैं, या तो नेत्र लेंस बोल देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं, जो कि आपके उत्तल होते हैं और क्या चीज़ से बनी हुई होती है, तो एक पदार्थ होता है जिलेटिन, उसी से ये बनी हुई होती है। अब चलिए, अब यदि आपको सिलियरी मांसपेशिया को परिभाषा देना है तो कैसे दे सकते हैं, तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं सिलियरी मांसपेशिया का, गौर कीजिएगा क्या बोल सकते हैं कि वैसा पेशिया जो मानव नेत्र लेंस को लटका कर रखी हुई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए, अब जो सबसे भीतरी वाली परत होती है मानव नेत्र यानी नेत्र गोलक के सबसे भीतरी वाला यानी ये वाला जो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं रेटिना। ओके, इसी रेटिना पर क्या होता है, इमेज बनता है, तभी हम लोग को दिखाई देता है। यदि इसमें ना बने तो समझिए कि हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक आपने संरचना के बारे में बहुत अच्छा से समझे। अब चलिए और भी एक दो चीजें हम देख लेते हैं कि ये वाले में भी आपके क्या भरी हुई होती है, तो द्रव्य भरी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो बोलते हैं याद रखिएगा, इसको बोला जाता है जलीय द्रव्य। क्या बोली जाती है, जलीय द्रव्य बोली जाती है। कई प्रकार की दिक्कत, अगर इसकी परिभाषा लिखना होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव्य भरी हुई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जलीय द्रव्य कहते हैं। अब चलिए, अब रेटिना और किनके मानव उसमें नेत्र लेंस के बीच में जो एक और भी द्रव्य भरा हुआ होता है उसको याद रखिएगा, कचाव द्रव्य हम लोग कहते हैं, कचाव द्रव हम लोग कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाँ, यही तक है आपका मानव नेत्र का नामांकित चित्र। अगर इसमें का परिभाषा भी पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। तो चलिए हम इन सारी चीजों की परिभाषाओं को नोट करते हैं। आपको तो सबसे फर्स्ट नंबर में समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस सारे पॉइंटेड को हम एक बाई एक कर हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले नेत्र गोलक बताया था, तो नेत्र गोलक किसे कहते हैं, तो मानव आंख के लगभग ये क्या होते हैं, तो गोल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नेत्र गोलक कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर श्वेत पटल किसे कहते हैं, जस्ट उसी के पर है कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी वाला परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वेत पटल कहते हैं। अब चलिए कोडाइड किसे कहते हैं, तो आपको जस्ट बताइए इसी के ही बाद वाला, यानी श्वेत पटल के भीतरी वाला परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कोडाइड कहते हैं। ये पॉइंट को आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको देखें, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आइरिस किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश की तीव्रता या कमी को क्या करते हैं, नियंत्रण करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अंजोरा संधार में जाइएगा, अंधार संजोरा में आइएगा, तब देखिएगा आप कुछ पल ले आप देखने में सक्षम नहीं होइएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आइरिस होते हैं आपको क्या करना पड़ता है, ये कम और ज्यादा एडजस्ट होकर ही वो क्या कहते हैं, अगर प्रकाश ज्यादा है तो ये इसकी ये जो होती है पेशियां ज्यादा बढ़ जाती है, अगर प्रकाश कम है तो ये क्या हो जाती है, तो इधर आपकी कम हो जाती है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाए, परिवर्तन हो, ताकि आपको क्या करे तो दिखाई दे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब जो बचा हुआ है पद, उनकी भी हम लोग परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ कि ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये इतना ओके, आप लोग को पता चल रहा है। इसको मेरे दिमाग से एक चीज उतर गया था कि ये चीज को हम लोग कहते हैं पुतला, ऐसा ही नाम है उसके, सच पुतली नाम है, पुतली। ओके, एंड इसका क्या नाम है, याद रखिएगा, पुतली, जो कि क्या होता है, ये काला होता है। देखिए ना हमारे आंख में काला है। ओके, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो पुतली कह देते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पदों की परिभाषाओं को हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पौधे की परिभाषाएं देख लेते हैं। क्या है, सिलियरी मांसपेशिया किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया था जो कि नेत्र लेंस को जो लटकाकर रखती है, यानी वैसा पेशिया जो नेत्र लेंस को लटकाकर रखे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। फिर मानव नेत्र लेंस क्या है, तो यह एक प्रकार का आप लोग जानते हैं कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जो कि ये जिलेटिन नामक पदार्थ से बने हुए होते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। फिर चलिए तरफ ये वाला आपको बताएं कि कॉर्निया और नेत्र लेंस, यानी कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के जो द्रव्य पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जलीय द्रव्य कहते हैं। उसके बाद से कचाप द्रव्य किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, कचाप द्रव्य नेत्र लेंस और यानी समझिए कि इसके और इसके बीच में जो आपकी क्या पाई जाती है, पदार्थ पाई जाती है, यानी द्रव्य पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कचाप द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए
एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बता देते हैं। एक होते हैं ना ये जो आँख है ना, आँख के जस्ट ऊपर में इसको क्या करता हूँ, हल्का बहुत क्लीन करता हूँ। और एक पॉइंट और बताकर इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। देखिए यहाँ पर ना यूँ समझिए कि एक क्या पाई जाती है, परत भी पाई जाती है यहाँ पर ऐसा कॉर्निया के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको जो कहा जाता है कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा इसका नाम होता है। अब देखिए इसकी क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे कि देखिएगा ना कभी कभी आप लोग मोबाइल ज़्यादा देख लीजिए तो आँख गड़ने लगता है, तो आप लोग बहुत मिस देते हैं। देखिएगा वो लाल हो जाता है, तो जो लाल भाग होता है तो वो याद रखिए वो कंजक्टिवा होता है। अब इसकी वजह से देखिएगा दोनों आँख ऐसा चिपक जाता है, ऐसा छोड़ाइए तो छूटता नहीं जब तक पानी ना मारिए, यानी दोनों पलक एक में सट जाते हैं। तो सटने के भी कारण कौन होते हैं, तो कंजक्टिवा ही होते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो ऐसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं पानी में जो रहने वाले होते हैं, जैसे मेढक ओढक, देखिए आँख खोल कर वो क्या कर लेते हैं, तो देख लेते हैं पानी के अंदर। समझ पा रहे हैं लोग, तो उसमें एक परत होता है जिसका नाम कौन सा है, कंजक्टिवा है, जो कि हम लोग में होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में होता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उतने बढ़िया से देख नहीं पाते हैं। यहाँ तक आपको पूरे को पूरे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा आज का पॉइंट है देखने की क्रिया, यानी हमारी आंख नजदीक या दूर की वस्तुओं को किस प्रकार देख पाती है। तो ये जानने से पहले मेरे मन में एक इंटरेस्टिंग प्रश्न उठ रहा है, इसको सुनकर आप वीडियो को भले स्किप कर दीजिए या इसको बंद कर दीजिए या तो डिससब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग। अक्सर लोग ऐसा पूछ देते हैं, क्या पूछते हैं, यदि हमारी एक आंख से 5 किलोमीटर की दूरी दिखाई देता है तो दोनों आंख से कितने किलोमीटर की दूरी दिखाई देता है। ओके, तो ये सोचिए इसका आंसर तो वही होगा, जो एक आंख से दिखाई देता है वही दोनों आंख से दिखाई देता है। इतना बात आप लोग बोल दीजिएगा। लेकिन यही यदि क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, ऐसा पूछ दे कि यदि एक आंख से इतना दूरी दिखाई दे रहा है, माने यूं समझिए कि इतना वितरित दिखाई दे रहा है, तो दोनों आंख से कितनी, मैंने यूं समझिए कि क्षेत्र दिखाई देंगे। तो इसके लिए आंसर आपके हो जाएंगे अलग सा, लेकिन उसके लिए उतना ही होंगे जो आपको वो दिखाई देते एक आंख से, वही आपका दोनों आंख से। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। बताने से पहले मैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद से मैं बताता हूँ कि एक आंख से कितना डिग्री की हम लोग देख सकते हैं, दोनों आंख से हम लोग कितना डिग्री के एरिया को हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ना, यहाँ पर मैंने 2 इमेज बनाए हैं। कीजिए कि यदि मुझको दूर की वस्तु देखनी होती है तो आंख में कौन सी क्रियाएं करती है, जरा गौर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, ऐसा फफड़ाते हैं। फफड़ाने का मतलब समझ रहे हैं, टानते हैं ऐसा। तो आपको कल बताया था सिलियरी मांसपेशिया। तो देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर। ओके, टान कर ही कोई भी वस्तु को आप लोग क्या कर पाते हैं, तो दूर की देख पाते हैं कि वो कौन आ रहा है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका जो सिलियरी मांसपेशिया है, चूंकि आप जानते हैं कि नेत्र लेंस जिलेटिन नामक पदार्थ से बनी हुई होती है, तो ये टानते हैं। तो यूं समझिए कि लेंस आपका कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेटिना पर फोकस, जैसा कि मैंने माना कि। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अनंत की जितनी भी आपकी वस्तु होती है, चाहे प्रकाश होती है, उसको समांतर माना जाता है। तो माना कि यहाँ से क्या हो रहा है, अनंत से कोई वस्तु का प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, आने के बाद से ये माने क्या होगा, टनाएगा। याद रखिएगा मतलब फोकस दूरी बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर अपवर्तन होगा तो ये यहाँ पर आएगा, और ये दोनों जो होंगे वो कहाँ काट देंगे, आपकी रेटिना पर काट देंगे। हाँ, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यदि यहाँ पे वस्तु आपको ऐसा है, ओके, मतलब कि मूड़ी ऊपर है और इसका चित्तर नीचे है, ठीक है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनते जस्ट उल्टा बन जाता है, मतलब कि मूड़ी नीचे और यूँ समझिए कि ये वाला क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। लेकिन 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 आप लोग ध्यान दीजिए कि जब यही क्या होता है, तो इस माध्यम से आपका मस्तिष्क में जाता है, तो वो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, तो सीधा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि दूर की वस्तुओं आंख कैसी देखती है, तो ये फोकस दूरी को बढ़ाकर क्या करती है, तो देखती है का मतलब आंख को टानना पड़ता है, तो हम लोग को दूर की वस्तु दिखाई दे देता है। अब चलिए नजदीक की वस्तु को देखने के लिए का मतलब कि ये है नजदीक, तो देखिए आप लोग नॉर्मल आंख करते हैं ऐसा, ओके, जैसे कि नॉर्मल आंख कर देते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन अगर दूर जाती है तो देखिएगा आपकी आंखों में तनाव होने लगती है, समझ रहे ना। और नजदीक के मतलब कि सिलियरी मांसपेशिया क्या हो जाती है, ढीली हो
हो जाती है और ढीली होने की वजह से ये क्या हो जाता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा गोलीय हो जाता है और गोलीय होने की वजह से फोकस दूरी क्या हो जाता है कम हो जाता है। अगर यहाँ की वस्तु देख रही हो नज़दीक का तो यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से क्या करेगा ये यूँ समझिए कि फोकस करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये करेगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा रेटिना पर। और जब रेटिना पर कट जाएगा तो यही ले जाकर क्या करेगा तो मस्तिष्क में इसका इमेज बना देगा। आपने इस पॉइंट को समझ लिया। हाँ, एक पॉइंट और समझिए कि नज़दीक में बात कर रहा हूँ तो ये आपका कॉपी है। अगर कोई बोल दे इतना पर कि इतना पर पढ़ो का लिखा है तो हमको बुझा ही नहीं रहा है का लिखा है। ओके, तो यूँ समझिए कि इसका भी एक रेंज होता है, जैसे कि हम इतना में साफ साफ देख सकते हैं और इतना आएगा तो मुझको दिखाई नहीं देगा, इतना आएगा तो दिखाई देगा नहीं। तो ये कभी कभी प्रश्न को किया भी जाता है कि कम से कम कितने न्यूनतम दूरी पर हम लोग कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, या ये बोला जाता है कि अधिकतम हम लोग कितने देख सकते हैं, यानी समझिए कि दृष्टि प्रास जिसको बोलते हैं। ओके, क्या बोली जाती है दृष्टि रेंज बोली जाती है ऐसा। ओके, दृष्टि क्या बोली जाती है रेंज बोली जाती है, वो कितना होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सबसे जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके क्या स्वस्थ हो तो उनका जो क्रम होता है वो बदलते रहता है। ओके, और समझिए कि देखने की जो क्षमता होता है वो क्या होता है अनंत होता है। ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न करते हैं इस पे ज़्यादातर करते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी कितना होती है जहाँ से आँख आपको साफ साफ देख सकती है, तो कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर। अनंत कितना होता है तो अनंत ही होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दूर की वस्तु कैसे आँख देखती है और नज़दीकी वस्तु कैसे आँख देखती है। हाँ, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे जैसे यूँ समझिए कि ये वस्तु नज़दीक आते रहती है वैसे वैसे ही सिलियरी मांसपेशियाँ आपके क्या होते जाती है तो झुकाव होती जाती है और ये जो नेत्र लेंस है वह चिपटा होते ही जाते हैं। समझ में आ रहा है। 25 सेंटीमीटर के पहले का जब आप क्या करते हैं वस्तु रखते हैं तो इनमें क्षमता क्या हो जाता है खो जाता है। जब खो जाता है तो वो वस्तु आपकी दिखाई देते नहीं है। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरह से समझ गए। अब चलिए, अब इसी प्रक्रिया को एक चीज बोली जाती है जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ये भी आपका क्या है तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कौन सा है जी? यस, समंजन क्षमता बोला जाता है। समंजन यानी समंजन क्षमता किसे कहते हैं? ओके, याद रखिएगा ये जो टॉपिक है आपका क्या है बोर्ड मॉडल ही अक्सर पूछी जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए गौर कीजिएगा। ओके, कि जब हमारी आंख दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है, यानी सिलियरी मांसपेशियां फोकस दूरी को कम या ज्यादा करके रेटिना पर इमेज बनाती है, तो इसी प्रक्रिया को इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं तो समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए समंजन क्षमता का परिभाषा क्या होगा आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंखों की ऐसी क्षमता जो नजदीक में दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए फोकस दूरी को यानी सिलियरी मांसपेशियां फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ तक आपने पूरे टुकड़े तक लिख लिए होंगे। ये भी बता दिए, दृष्टि प्रास भी आपको बता दिए कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ लिए। लिख लीजिएगा ये 5 नंबर का होता है तो होता है। ओके, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, भले कोई वीडियो देखे या ना देखे लेकिन इसको आप पूरे वॉच कीजिए, तब देखिएगा आपका 5 नंबर आएगा तो आएगा। मतलब कि आपको 295 में प्लस 5 जीत कर कांग्रेचुलेसन 300 नंबर आपका आ जाएगा। यही उम्मीद नहीं है कि 300 बेसी भी आए। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम चालू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ये है दृष्टि दोष और उनके उपचार। यानी यूँ समझिए कि हम लोग जैसे बुढ़े हो जाते हैं या तो जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइन तो मेरा आंख जल्दी ही खराब होगा, ताकि मेरा आंख क्यों खराब हो जाएगा। ओके, और इसके क्या हम उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और गौर कीजिएगा, इसी से आप लोग का मैं आंसर बता रहा हूँ दृष्टि दोष क्या होते हैं। ओके, तो दृष्टि के मतलब बताइए कि क्या होता है। दृष्टि के मतलब होता है देखना। ओके,
ओके, दृष्टि के मतलब क्या हो जाए ना, यस देखना, और दोष के मतलब क्या हो गया जी, तो कमी हो गया। मतलब ये आपको भली भांति इनका दृष्टि दोष की परिभाषा समझ में आ गया होगा। ओके, यानी जब हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, मतलब कि देखने में क्या होती है, कमी होती है, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए अब जरा गौर कीजिए कि हम लोग कहाँ कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। एक तो पूरे नजदीकी वस्तुओं को, और क्या तो दूर की वस्तुओं को, मतलब कि समझ में आ रहा है। अगर इसी परिभाषा सुटेबल देना हो तो हम लोग ऐसा दे सकते हैं, जब हमारी आंख नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, यह कितने प्रकार के होते हैं तो गौर कीजिए, एक आपका नजदीक और दूसरा कौन सा, दूर। और कभी कभी ये समस्या होती है, किसी व्यक्ति को ना नजदीकी की दिखाई देता है और ना ही उसको दूर ही की दिखाई देता है, तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो इस प्रकार समानता देखी जाए तो दृष्टि दोष को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये समझिए कि सबसे पहला जो हो जाएंगे आपका कौन सा, यस वेरी गुड, आपने सही बताया। सबसे पहला हो जाएंगे आपका कौन सा, निकट की वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष, ये आपका फर्स्ट हो गए। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या हो जाएंगे आपके, दूर के लिए है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दूर, यस दृष्टि दोष हो जाएंगे। ओके, अब चलिए 3 नंबर क्या होते हैं, नहीं मुझको इधर कहीं दिखाई देता है, नहीं उधर का गाना सुन होंगे जरा सा झूम, यस ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है, तो थोड़े थोड़े के लिए क्या हो जाता है, यस चारा क्या बोला जाता है, दूर दर्शिता दोष। ओके, आपको समझ में आ गया होगा समानता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब यही हम एक एक कर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है, कारण क्या उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह हम लोग दूर दृष्टि दोष का पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ज़्यादा दूरदर्शिता का पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष हम लोग किसे कहते हैं, फिर हम दोनों की परिभाषाएं लिखकर मैं जो आमतौर पर निकट दृष्टि दोष के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओके, कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग परिभाषा एकदम सीधा सीधा याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष यानी जिन आंखों से निकट की वस्तु दिखाई दे दे, यस जिन आंखों से निकट की वस्तु के मतलब 25 हेउज रहे तो वो पढ़ सके। ओके, और दूर की वस्तु ना देखे, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में, कि नजदीक की वस्तु देखता हो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कारण कौन कौन सा होते हैं और इनका उपचार कौन कौन सा होता है, चलिए इस पॉइंटेड को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 2 चीजों को मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा उसके बाद से हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष। चलिए हम जो पढ़े उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अभी बताएं कि जब नजदीक और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें का पहला क्या था आपका, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं, जब आंखों से नजदीक की वस्तु दिखाई दे दे, ओके, और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसे 1 नंबरिया भी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, तो पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कितने कारण हो सकते हैं और उनके उपचार क्या हो सकता है। 2 को हम लोग पॉइंटेड पर बात करते हैं, गौर कीजिएगा समझने के लिए। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं फिलहाल में। चलिए हम अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण 2 होते हैं। देखिए पहले का क्या कारण होता है, नेत्र गोलक आप लोग समझते हैं, जैसे कि हमारी आंख कैसा होता है, तो आपका गोल होता है, लगभग ऐसा होता है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है ना, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से क्या करता हूँ, इमेज को ड्रॉ कर देता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, अब ये ऐसा होता है, फर्स्ट कारण ऐसा उत्पन्न होता है ना कि कभी कारण बस, ये कब होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अक्सर ये होता है, लेकिन जवान जब आदमी रहता है तो ऐसा होता है नहीं, कोई कारण बस ही होता है। गौर कीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट कारण क्या होता है ना, कि जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, तो आपके नेत्र लेंस होते हैं यहाँ से, ओके ऐसा,
गौर कीजिएगा। इसका कारण ये है ना, आपको ये आंख दिखाई दे रहा होगा, ओके, ज्यादा लमढेन है, समझ रहे हैं ना। यानी यूँ समझिए कि इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है ना वो बढ़ जाती है। यानी नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक यदि लंबा हो जाए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा हो गया है, लंबा हो गया है, जिसकी वजह से देखिए अगर यहाँ से क्या होता है तो प्रकाश दूर की आती है और यहाँ पर जाती है, ओके। तो जाने के बाद से क्या करता है, जब यहाँ से अपवर्तन होता है तब देखिएगा क्या करता है, तो पहला ही काट देता है। समझ रहे, कारण समझिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, गौर कीजिएगा इसको, ओके, इस पॉइंट को, क्योंकि हमेशा याद रखनी है। देखिए अगर एक्चुअली इसको जो होना चाहिए रेटिना ऐसा होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, ओके, मतलब कि इसको आंख को गोल होना चाहिए, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेत्र गोलक कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, नेत्र गोलक कहते हैं। अब देखिए ये कोई कारणवश, फर्स्ट कारण ये होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना, जैसे कि दिखाई दे रहा है, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, जिसकी वजह से ये जो होता है ना आपका, इसके और इसके दूरी जो होते हैं वो क्या हो जाता है, समझिए कि नेत्र लेंस और यूं समझिए कि रेटिना के बीच की दूरी बढ़े जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट कारण को यहाँ पर लिखने का कष्ट करता हूँ। क्या है आपका फर्स्ट कारण, ऐसा नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक, देखिए गौरी ट्रिक है याद करने का, निकट है तो नजदीकी जाके कट जाता है, और दूर में होगा तो जाके यही छोटा हो जाता है, जाके दूर में कट जाता है। समझ में आ रहा है, ये याद करने की कुछ ट्रिक है। चलिए मैं लिखता हूँ, नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक, ओके, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, अधिक क्या हो जाना, तो लंबा हो जाना। समझ पा रहे हैं, यस, जिसके कारण, ओके, जिसके कारण ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की, रेटिना के बीच की, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बीच की दूरी बढ़ जाती है, ओके। यहाँ तक को समझ में आ रहा है आपको कि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो होता है वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होते। क्यों? क्योंकि नजदीके जाकर काटे जाता है। तो ये आपका फर्स्ट कारण हो गया, इस कारण को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम सेकेंड कारण को देखते हैं, तब तक इसको फिलहाल में क्लीन करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना फटाक से लीजिए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर पॉइंटेड को देखने का कोशिश करते हैं। 2 नंबर कारण क्या होता है, ओके। मैं इसको क्या करता हूँ, तो स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार, उसमें का हम लोग पार्ट ये 2 है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है ये आपका, ये बोर्ड मॉडल याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये 5 नंबर का होता है तो होता है, ओके। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, भले कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन इसको आप पूरे वॉच कीजिए, तब देखिएगा आपका 5 नंबर आएगा तो आएगा। मतलब कि आपको 295 में +5 जुट कर कांग्रेचुलेसन 300 नंबर आपका आ जाएगा। यही उम्मीद नहीं है कि 300 बेसी भी आई। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम चालू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ये है दृष्टि दोष और उनके उपचार। यानी यूँ समझिए कि हम लोग जैसे बुढ़े हो जाते हैं, या तो जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो मेरा आंख जल्दी ही खराब होगा, ताकि मेरा आंख क्यों खराब हो जाएगा, ओके। और इसके क्या हम उपचार कर सकते हैं, तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और गौर कीजिएगा, इसी से आप लोग का मैं आंसर बता रहा हूँ, दृष्टि दोष क्या होते हैं, ओके। तो दृष्टि के मतलब बताइए कि क्या होता है। दृष्टि के मतलब होता है देखना, ओके। दृष्टि के मतलब क्या हो जाए ना, यस, देखना। और दोष के मतलब क्या हो गया जी, तो कमी हो गया। मतलब ये आपको भली भांति इनका दृष्टि दोष की परिभाषा समझ में आ गया होगा, ओके। यानी जब हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, मतलब कि देखने में क्या होती है, कमी होती है, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए अब जरा गौर कीजिए कि हम लोग कहाँ कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। एक तो पूरे नजदीकी वस्तुओं को, और
और क्या, तो दूर की वस्तुओं को, मतलब कि समझ में आ रहा है। अगर इसी परिभाषा सुटेबल देना हो तो हम लोग ऐसा दे सकते हैं, जब हमारी आंख नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, यह कितने प्रकार के होते हैं तो गौर कीजिए, एक आपका नजदीक और दूसरा कौन सा, दूर। कभी कभी ये समस्या होती है, किसी व्यक्ति को ना नजदीकी की दिखाई देता है और ना ही उसको दूर ही की दिखाई देता है, तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, तो इस प्रकार समानता देखी जाए तो दृष्टि दोष को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये समझिए कि सबसे पहला जो हो जाएंगे आपका कौन सा, यस, वेरी गुड, आपने सही बताया। सबसे पहला हो जाएंगे आपका कौन सा, निकट की वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष, ये आपका फर्स्ट हो गए। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर क्या हो जाएंगे आपके, दूर के लिए है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दूर, यस, दृष्टि दोष हो जाएंगे। ओके, अब चलिए 3 नंबर क्या होते हैं, नहीं मुझको इधर कहीं दिखाई देता है, नहीं उधर कभी गाना सुने होंगे जरा सा झूम, यस, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है, तो थोड़े थोड़े के लिए क्या हो जाता है, यस, चारा क्या बोला जाता है, दूर दर्शिता दोष। ओके, आपको समझ में आ गया होगा समानता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब यही हम एक एक कर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है, कारण क्या उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह हम लोग दूर दृष्टि दोष का पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ज़्यादा दूरदर्शिता का पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष हम लोग किसे कहते हैं, फिर हम दोनों की परिभाषाएं लिखकर मैं जो आमतौर पर निकट दृष्टि दोष के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओके, कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग परिभाषा एकदम सीधा सीधा याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष यानी जिन आंखों से निकट की वस्तु दिखाई दे दे, यस, जिन आंखों से निकट की वस्तु के मतलब 25 हेउज रहे तो वो पढ़ सके। ओके, और दूर की वस्तु ना देखे, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में, कि नजदीक की वस्तु देखता हो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कारण कौन कौन सा होते हैं और इनके उपचार कौन कौन सा होता है, चलिए इस पॉइंटेड को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 2 चीजों को मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा, उसके बाद से हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष। चलिए हम जो पढ़े उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अभी बताएं कि जब नजदीक और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें का पहला क्या था आपका, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जब आंखों से नजदीक की वस्तु दिखाई दे दे, ओके, और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसे एक नंबरिया भी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, तो पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कितने कारण हो सकते हैं और उनके उपचार क्या हो सकता है। 2 को हम लोग पॉइंटेड पर बात करते हैं, गौर कीजिएगा समझने के लिए। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं फिलहाल में। चलिए हम अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण 2 होते हैं। देखिए पहले का क्या कारण होता है, नेत्र गोलक आप लोग समझते हैं, जैसे कि हमारी आंख कैसा होता है, तो आपका गोल होता है, लगभग ऐसा होता है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है ना, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से क्या करता हूँ, इमेज को ड्रॉ कर देता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, अब ये ऐसा होता है, फर्स्ट कारण ऐसा उत्पन्न होता है ना कि कभी कारण बस, ये कब होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अक्सर ये होता है, लेकिन जवान जब आदमी रहता है तो ऐसा होता है नहीं, कोई कारण बस ही होता है। गौर कीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट कारण क्या होता है ना, कि जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, तो आपके नेत्र लेंस होते हैं यहाँ से, ओके, ऐसा गौर कीजिएगा। इसका कारण ये है ना, आपको ये आंख दिखाई दे रहा होगा, ओके, ज्यादा लम्बेन है, समझ रहे हैं ना, यानी यूँ समझिए कि इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है ना वो बढ़ जाती है, यानी नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक यदि लंबा हो जाए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा हो गया है, लंबा हो गया है, जिसकी वजह से देखिए अगर यहाँ से क्या होता है तो प्रकाश दूर की आती है और यहाँ पर जाती है। ओके, तो जाने के बाद से क्या
करता है, जब यहाँ से अपवर्तन होता है तब देखिएगा क्या करता है, तो पहला ही काट देता है। समझ रहे, कारण समझिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, गौर कीजिएगा इसको। ओके, इस पॉइंट को क्योंकि हमेशा याद रखनी है। देखिए अगर एक्चुअली इसको जो होना चाहिए रेटिना ऐसा होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना। ओके, मतलब कि इसको आंख को गोल होना चाहिए, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेत्र गोलक कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, नेत्र गोलक कहते हैं। अब देखिए ये कोई कारण, बस फर्स्ट कारण ये होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना, जैसे कि दिखाई दे रहा है, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, जिसकी वजह से ये जो होता है ना आपका, इसके और इसके दूरी जो होते हैं वो क्या हो जाता है, समझिए कि नेत्र लेंस और यूं समझिए कि रेटिना के बीच की दूरी बढ़े जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट कारण को यहाँ पर लिखने का कष्ट करता हूँ। क्या है आपका फर्स्ट कारण, ऐसा नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक। देखिए गौरी ट्रिक है याद करने का, निकट है तो नजदीकी जाके कट जाता है, और दूर में होगा तो जाके यही छोटा हो जाता है, जाके दूर में कट जाता है। समझ में आ रहा है, ये याद करने की कुछ ट्रिक है। चलिए मैं लिखता हूँ, नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक, ओके, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, अधिक क्या हो जाना, तो लंबा हो जाना। समझ पा रहे हैं, यस, जिसके कारण ओके, जिसके कारण ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की, रेटिना के बीच की, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बीच की दूरी बढ़ जाती है। ओके, यहाँ तक को समझ में आ रहा है आपको कि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो होता है वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होते। क्यों? क्योंकि नजदीके जाकर काटे जाता है। तो ये आपका फर्स्ट कारण हो गया, इस कारण को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम सेकेंड कारण को देखते हैं, तब तक इसको फिलहाल में क्लीन करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना फटाक से लीजिए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर पॉइंटेड को देखने का कोशिश करते हैं। 2 नंबर कारण क्या होता है। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ तो क्लीन करता हूँ, क्लीन करके ही आप लोगों को क्या करता हूँ तो बताता हूँ। दूसरी कौन ऐसी कारण है जो कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण होता है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि ये नेत्र गोलक जो होते हैं लगभग कैसा होते हैं, तो आपका गोल होते हैं। अब देखिए कभी कभी कारण बस ऐसा होता है ना कि दूसरा कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो नेत्र लेंस होता है ना वो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, तब मोटा हो जाता है। गौर कीजिएगा इस पॉइंट पर। मैंने 2 नंबर क्या कारण बोले, यस यही बोले कि कभी कभी कारण बस जैसे कि बूढ़ा अवस्था में ऐसा होता है कि सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, ये लूज जाती है, और लूझने की वजह से क्या हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को पॉइंट। एक कारण ये हो गया, मैंने दूसरी ये कारण ये हो गया कि ये क्या हो जाते हैं, तो मोटे हो जाते हैं। अब देखिए जिसकी वजह से अब इसकी जो फोकस दूरी होता है ना, जानते हैं कि मोटा लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। देखिए जब यहाँ से भी आपका प्रकाश जाएगा तो चूंकि इनका फोकस दूरी कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो पहले ही कट जाता है। अरे आपको ये भी डायग्राम समझ में आ गया कि दूसरा कौन सा कारण हो सकता है। तो हम यहाँ पर दूसरे कारण को स्पष्ट रूप से मैं लिखता हूँ कि नेत्र गोलक को, सॉरी नेत्र लेंस, याद रखिएगा ये पहला वाला में नेत्र गोलक था, लेकिन 2 नंबर में क्या है, तो ये है आपका कौन सा, तो नेत्र लेंस। याद रखिएगा नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, मोटा हो जाना, ऐसा आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। अधिक क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण बोल सकते हैं कि जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, ये 2 नंबर भी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा भी आपकी क्या करते, कभी कभी प्रश्न को पूछता है कि कौन से दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम होता है। तो देखिए
देखिए कम, तो कम कौन सा होता है, निकट। गौर कीजिएगा मैं क्या बातों को बोल रहा हूँ, कुछ टिक भी लगा रहा हूँ। कम के मतलब क्या है, निकट, ओके। और ज्यादा के मतलब क्या है, दूर। ये सारी चीजें आप लोग को जब दूर दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा है और निकट में आपका क्या है, कम है। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। अब चलिए, अब मैं ये तो दोष का कारण आप लोग समझ गए। अब इनके उपचार हम समझते हैं कि इसमें कौन ऐसा लेंस लगाया जाए जैसे कि अवतल उत्तल था। मैं थोड़ी सी इसको दोहरा देता हूँ, दोहराने के बाद ही आपको क्या करता हूँ तो इसमें लेंस को लगाता हूँ। वो चीजें को आप चेंज कीजिएगा। गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, माने ये समझिए कि हम लोग ऐसा यहाँ पर करें, इस प्रकाश को और फैलाए, मतलब कि और ये फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा तो समझिए फैलते हुए आएगा तो हो सकता है कि इस रेटिना पर वो प्रकाश जाकर कट जाए, और जब कट जाएगा तो समझिए कि वो इमेज का होगा तो दूर की दिखाई देगा। देखिए इसमें मैं नजदीक की वस्तु के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ निकट दृष्टि दोष में उपचार, वो हम किसके लिए कर रहे हैं, तो दूर के लिए कर रहे हैं, ओके। तो देखिए इसको फैलाना है तो आपको चूंकि जानते हैं कि ये कौन सा लेंस होता है तो अवतल होता है, और ये कौन सा होता है आपका उत्तल होता है। अब देखिए इससे जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो फैल रहा है। और यहाँ पर गौर कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग यूँ समझे कि ये यहाँ पर जाए, ये यहाँ पर जाए। चूंकि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो आधार की ओर मुड़ती है, जब इधर मुड़ेगी इधर मुड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे, तो आपके ये समझिए फैलाव के ये कम हो जाएंगे। तो फैलाव के कम वाला तो हम यूज कर नहीं सकते, और करेंगे कौन सा, जिसमें ज्यादा फैलाव हो, ओके। तो इसके उपचार में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए माना कि ये जो आ रहा है आपका बहुत ही अनंत से आ रहा है, मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अनंत से आ रहा है, इसको दिक्कत है अनंत वाला का ही, ओके। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिए, एक यहाँ पर लेंस लगा दिए जिसका नाम क्या है, अवतल। तब देखिए ये जब लग जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से किरण जब परिवर्तित होगा तो थोड़ा सी ये क्या होगा, तो आधार की ओर जाएगा, यानी ऐसा गौर कीजिएगा, थोड़ी सी ये आधार की ओर यहाँ पर जाएगा, ये थोड़ी सी आधार की ओर यहाँ पर जाएगा, यानी ये किरण फैला, और फैल कर ये जो होता है वो कहाँ कट जाता है, ये दोनों को दोनों रेटिना पर कट जाता है। जब रेटिना पर कट जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, आपको इमेज दिखाई दे देते। ठीक इसी प्रकार क्या किया जाता है, तो उपचार किया जाता है। अब देखिए गौर कीजिएगा, हाँ अब इसमें ये खास बात है कि ये माने जो दूर की वस्तु है ना, उसको वास्तविक दूरी का पता नहीं चलता। ये क्या होता है, इसके वजह से ये जो किरणें होती है थोड़ी 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 ऐसा होकर, और ये थोड़ा 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 ऐसा होकर उसको बहुत दूर की वस्तु है यहाँ पर लगता है कि यहाँ से वो क्या आ रहा है, तो आपका वस्तु का माने उस समझिए कि वस्तु है, मतलब कि यही उनका क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ये निकट दृष्टि दोष पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसके कारण क्या है, और इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। मैं आपको ये दोनों पढ़ाकर लास्ट में एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्या करूँगा, ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपको सदियों भर तक याद रहेगा। हाँ ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाए हैं, उस टाइम से आप लोग देख रहे होंगे, मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो मैंने अभी समझाया उसी को मैंने यहाँ पर आलेख के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बड़े बुक में दिया है कि जो दूर की वस्तु ऐसी आती है वो क्या होती है, अपवर्तन के बाद से वो नीचे ही क्या हो जाती है, कट जाती है, ओके। अगर यहाँ पर नजदीक की जो वस्तु होती है ये यहाँ पर आती है और ऐसा ही आती है, और ये कहाँ कट जाती है, तो आपकी जाकर रेटिना पर कट जाती है, इसलिए बनाया गया था। और ये जो होता है इसमें उपचार के लिए बनाया गया था। जैसा कि यूं समझिए कि यहाँ से ये किरणें आ रही है, मैंने यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से किरणें आ रही है ऐसा, और ये किरणें समझिए कि यहाँ से आ रही है, ये अपवर्तन के बाद से इस तरह पहले ही कट जाती है। तो इसको बाद में करने के लिए यहाँ पर कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। तब देखिए ये थोड़ी थोड़ी क्या होती है, ये विचलित होती है, ऐसा ये कॉर्नर से जाता है, ये भी आपका करने से जाकर ये क्या हो जाता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जाकर यहाँ पे क्या हो जाता है, रेटिना पकड़ जाते हैं। तो समझिए कि इनका क्या हो जाता है, उपचार हो जाता है। वन शॉट में इस वीडियोज को मैंने क्या किया, तो कवर किया। ये निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पॉइंटेड को देखेंगे, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके कौन से कारण है और उनके कौन सा उपचार होते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये 2 नंबर जो दोष है वह है कौन सा, दूर
दृष्टि दोष, उसके हम लोग कारण जानेंगे और उनके उपचार जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान जाते हैं कि दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या होता है। तो इसमें आप लोग एकदम सिंपली से परिभाषा में याद रखिएगा एक बात है, क्या चीज की, कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। ऐसा दूरदृष्टि दोष में जैसे कि नजदीक नहीं सॉरी निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक उसी तरह दूरदृष्टि दोष में क्या है, तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। यानी दूर की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु क्या करे तो दिखाई दे, को यस वस्तु दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दूरदृष्टि दोष। और प्लस में दूसरा का जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें होता है कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो जो भी हम लोग इसमें काम करेंगे, उपचार करेंगे, कारण को जानेंगे, वो जानेंगे कि नजदीक की वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यानी यूं समझिए कि नजदीक की वस्तु दिखाई ना दे, वस्तु दिखाई ना दे, ऐसा दिखाई ना दे। समझ पा रहे हैं आप लोग ओके कि दूर की वस्तु दिखाई देती है पर नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इस परिभाषा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से मैं कारण बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग ज्यादातर फोकस कीजिएगा। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ और क्लीन करने के बाद से मैं बताता हूँ। तो मेरा आप लोग जानते हैं सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद से कबो लिखाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका फर्स्ट कारण क्या होता है गौर कीजिएगा। इस जैसे कि वो वाला निकट वाला में क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था, और इसमें जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, तो छोटा हो जाना, ऐसा। ओके, छोटा के मतलब क्या हो जाना, तो मोटा हो जाना। ओके, आप लोग को समझिए कि ये ऐसा होता है, लगभग ऐसा। समझ गए कि आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, तो लंबा हो, सॉरी लंबा नहीं, ये क्या हो जाना, छोटा हो जाना। क्या चीज है छोटा होना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो यूँ समझिए कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ी सी आइज की यहाँ से साइज को बढ़ाते हैं। उसके बाद से देखिए, जब ये दूर की वस्तु होता है तो वो तो फोकस करके दिखा देता है, पर समस्या क्या है हमारा, तो निकट की वस्तु की समस्या है। ओके, कि जब निकट रखी हुई वस्तु जब यहाँ पर आती है तो ये समझिए कि यहाँ से किरण जाता है। ओके, अब क्या होता है ना कि जब अपवर्तन होते हैं तो ये ऐसा कर ये ऐसा, मतलब कि यूँ समझिए कि जो रेटिना यहाँ पर है, यहाँ पना काट कर क्या करते हैं, तो दूर काट देते हैं, इसीलिए क्या है, तो दूरदृष्टि दोष है। समझ में आ गया आपको कि निकट में निकट काट देते थे, लेकिन दूर में कहाँ काट देते हैं, तो दूर काट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, तो यूं समझिए कि दूरदृष्टि दोष, यानी यूं समझिए कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता। अब चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करते, तो सबसे पहला लिखेंगे ये कि नेत्र गोलक को क्या हो जाना, यस छोटा हो जाना, ऐसा लिखेंगे। नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, कैसा हो जाना, छोटा हो जाना। और गौर कीजिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। और यहाँ से बोल सकते हैं लोग कि और नेत्र लेंस, ऐसा नेत्र लेंस और ओके रेटिना के बीच की, रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। ओके, कम हो जाता है। फर्स्ट आप लोग कारण समझ गए कि फर्स्ट आपका यही कारण होते हैं। अब चलिए हम लोग अब दूसरे के कारण की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा का इसका कौन से कारण हो सकती है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछता है ओके कि कौन से दोष में नेत्र लेंस छोटा हो, सॉरी नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यस छोटा तो मतलब कि दूर में, यस तो दूरदृष्टि दोष। अब चलिए अब हम 2 नंबर कारण को हम पता करते हैं कि 2 नंबर कौन
कौन ऐसी कारण हो सकती है जिसकी वजह से ये आपका दो दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। ओके, तो 2 नंबर जो होते हैं आपका कि ये जो नेत्र लेंस होते हैं वो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाते हैं, पतला हो जाते हैं। जैसा कि ये तो लम्हेरे बनेगा, ऐसा लगभग ऐसा ही रहता है। अब यहाँ से समझिए कि मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, और ये जो होते हैं एकदम ये कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, यहाँ से लटके हुए होते हैं, ये लटके हुए होते हैं। ओके, जब क्या होता है ना कि जब वस्तु आपका नज़दीक होता है तो यूँ समझिए कि यहाँ से और यहाँ से जाता, तो देखिए ज़्यादा पतला होने की वजह से ये फोकस क्या करेगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो फोकस ज़्यादा होने की वजह से ये पुनः कहाँ कट जाता है, तो आपका बाहर कट जाता है। यानी कारण क्या है, तो देखिए गौर कीजिएगा, जब ये पतला हो गया कि मतलब कि फोकस आपका क्या हो गया, बढ़ गया। और जब ये दीर्घाखानी ऐसा हो जाता है तो मतलब कि फोकस आपका क्या हो जाना, तो कम हो जाना। चलिए मैं दूसरे का कारण लिखने का यहाँ पर कष्ट करता हूँ। दूसरा का ये हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक क्या चीज जी, तो यहाँ पर लिखते हैं कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना। अधिक क्या हो जाना जी, यस, लंबा हो जाना। और यस, और क्या बोल सकते हैं कि फोकस दूरी ज़्यादा हो जाता, सॉरी ये लंबा हो नहीं, हाँ यस, ये नेत्र लेंस लंबा हो जाते जिसकी वजह से और फोकस दूरी, यस, फोकस दूरी क्या हो जाना, तो बढ़ जाना। ओके, गौर कीजिएगा, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ से आप लोग ये गौर भी कंसेप्ट से समझ सकते हैं। गौर कीजिए कि क्या कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि यानी ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि किसकी माने दूरी क्या हुई होती है, माने किस दोष में फोकस दूरी बढ़ी हुई होती है, तो कौन से, तो बढ़ना का मतलब दूर, इसीलिए कौन सा दृष्टि हो जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अब चलिए मैं उपचार की ओर चलता हूँ। अब आपको गौर कीजिएगा कौन से लेंस को हम लोग लगा सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं लिखने का कष्ट करता हूँ। देखिए अब मुझको क्या चाहिए, गौर कीजिएगा, यहाँ से ये और दबेगा तो ये कहाँ जाएगा, रेटिना पास जाएगा। तो दबने वाला बताए थे कि कौन सा दबता है, तो ये कौन सा लेंस है आपके, तो अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस है। जब यहाँ से किरण पड़ेगा तो ये अपने कहाँ करेगा, तो आधार की ओर करता है, ऐसा। ओके, समझिए कि ये क्या करता है, तो ये ऐसा हो गया आपका। अब देखिएगा यहाँ से इसको मैं क्लीन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, तो अच्छा से समझ में। ऐसा मैंने क्लीन बना दिया। ओके, और इसको मैंने ऐसा हटा दिया। अब देखिएगा ये क्या होते हैं, जब यहाँ से पढ़ते हैं तो थोड़ी सी ये दबेंगे ऐसा। ओके, दबने के बाद से जब यहाँ पे ऐसे जाएंगे, देखिए ये भी दाबेगा थोड़ा सा। ओके, ये भी थोड़ा सा दाब कर क्या होगा, तो आपका ये जो चित्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, यस, आपका रेटिना पर बन जाएगा और दो दृष्टि दोष क्या हो जाएंगे, तो आपके खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से समझ गए। तो इनके उपचार के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, या उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। देखिए उनको ऐसा लगेगा ना कि नज़दीक की वस्तु इतनी दूर है, देखिएगा ऐसा 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 कर कर, यानी समझिए कि इसको दूर थोड़ी सी लगेगी ऐसा। ओके, सॉरी, ये ऐसा 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 आकर दिखेगा, ऐसा 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 आकर, और ये इधरे नहीं आएगा, ऐसा ऐसा आकर इनकी जो नज़दीक की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है, ये है माना कि F है, लेकिन ये इसकी माने क्या हो जाएगी, ऐसा अनुभव होगा कि F1 से ये आपकी मन यूँ समझिए कि प्रकाश से आ रही, कि मतलब कि वहाँ पर आपकी वस्तुएँ हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए ये इमेज मैं किस लिए बनाया हूँ, सेम टू इसी के लिए बनाया हूँ। चलिए उस पे भी मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ, और इसमें याद रखिएगा उत्तल का यूज किया जाता है। चलिए इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि दूर दृष्टि दोष और सॉरी निकट हम ले लेते हैं पहले। निकट और दूर में कौन कौन से लेंस का यूज किया जाता है, निकट और कौन सा दूर में, किसके लिए, तो उपचार के लिए। ओके, तो देखिए लेंस हमारे पास में को गो है, तो दुइये गो है। कौन कौन सा है, एक होता है अवतल, ओके, और दूसरा जो होता है वो कौन
कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। गौर कीजिएगा आप। ओके, अब देखिएगा इसमें ये कितने वर्ड का है आपके, तो 3 वर्ड का है। ये कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का है। ये कितने वर्ड का है, 4 वर्ड का है। ये कितने वर्ड का, 3 वर्ड का है। अब देखिए इसमें का जो कम होगा, इसमें का जो कम होगा उनके साथ में कॉम्बिनेशन कर दीजिए, समझिए कि आपका बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। देखिए ये 4 है, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा है, कि मतलब कि निकट के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अब चलिए अब दूर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो यूँ समझिए कि यही ऑप्शन बचा, तो इसीलिए ये किसका किया जाता है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का किया जाता है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर समझ लेते हैं, जारा दृष्टा दोष। ओके, कि जारा दृष्टा दोष हम लोग किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपली है, आप लोग भी परिभाषा दे सकते हैं, यानी जो व्यक्ति से ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे ना ही क्या हो नजदीक की वस्तु दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जारा दूरदर्शिता दोष। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, तो परिभाषा लिख देता हूँ, जारा ऐसा। ओके, जारा दूरदर्शिता दोष ऐसा किसे कहते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, किसे कहते हैं, कि जब हमारी आंखों से ऐसा, जब हमारी आंखों से, हमारी किससे, यस, आंखों से नजदीक की वस्तु, नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु, समझ पा रहे, नजदीक और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जारा दूरदृष्टा दोष कहते हैं। इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो इनमें दोनों को किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोली जाती है, तो बाईफोकल लेंस बोली जाती है। कितने नंबर है, 3 नंबर। इस तरह आपके क्या होते हैं, मानव नेत्र और उनके जो उपचार, दृष्टि दोष और उनके उपचारों को क्या किया गया था, क्लियर किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। थैंक यू। क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो देखने वाले हैं वो क्लास 10th के फिजिक्स देखेंगे। ये पार्ट जो होगा वो चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। इसका हम लोग पार्ट ये 3 देख रहे हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग को विशेष रूप से टॉपिक क्या पढ़ना है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन को हम लोग को पढ़ना है। ओके, उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये जो मार्क्स होते हैं याद रखिएगा, ये अगर बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसा, तो 3 नंबर ये आपका 5 नंबर रखा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें, पूरे अंत तक वॉच करें। तो चलिए हम इस पॉइंटेड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक अपवर्तन क्या होते हैं, क्या ये चीजें हमको दिखाई देता है या ना देता है। तो जरा गौर कीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर एक क्या कर लिया, तो चिमनी ले लिया। चिमनी के मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लगभग ये ऐसा चिमनी होता है। माना कि मैंने एक चिमनी को ले लिया, यहाँ से ये चिमनी है, माने कि चिमनी है। और गौर कीजिएगा यहाँ पर सब आपका पत्थर वत्थर यूँ समझिए कि क्या करता है, ईंटा पकाता है लोग, और हम कुछ दूर है, बंदा क्या है, बंदी कुछ यहाँ से दूर है। ओके, लेकिन इस व्यक्ति को वो देखना चाहती है, ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा क्या होगा, जब इस व्यक्ति को ये देखनी चाहेगी तो देखिएगा ना, यहाँ पर कुछ कपकपा हुआ क्या होगा, तो आपको महसूस होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग पॉइंट को। तो ये जो कपकपा हुआ महसूस हो रहा है, तो देखिएगा कभी बंदा का चेहरा दिखाई देगा, यानी सोचेगी कि ये है या ना है, बहुत ही दिक्कत होगा। यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हैं। और देखिए ये इधर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यानी ये सही तरह से दिखाई नहीं देगा। यही प्रोसेस ही आपके क्या कहलाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन हम लोग कहते हैं। यानी ऐसा समझिए कि आपके यूं समझिए कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जब क्या होती है,
सरल माध्यम से विरल माध्यम में। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ, गौर कीजिएगा। जब यहाँ पर चिमनी फुका रहा है तो इधर की जो हवा होंगे वो कैसा होते हैं, गर्म होते हैं। ओके यस, यहाँ का हवा आपका गर्म होता है और यहाँ का हवा क्या होता है, ठंडा होता है। चूंकि आप जानते हैं कि ठंडा हवा क्या होता है, संघन होता है, और गर्म हवा क्या होता है, तो आपका विरल होता है। तो ये जो हो जाएंगे आपका कौन सा हो जाएंगे, संघन हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे आपके कौन सा हो जाएंगे, विरल हो जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ से ये समझिए कि इसको कब दिखाई देगा कोई भी चीज़ है, जब यहाँ से प्रकाश जाएगी। तो गौर कीजिएगा, जब यहाँ से प्रकाश जाती है तो सबसे पहले कौन सा माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में। उसके बाद से संघन माध्यम में तो विचलन होता है। इसी तरह बहुत सारी किरणें होती है और विचलन होने की वजह से कपकपा हुआ दिखाई देता है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन अगर हम लोग कहना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि वायुमंडल में ओके जब मैंने प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कहाँ जाती है, संघन माध्यम में जाती है, तो उनके रास्ते में मुड़ाव होता है, जिसकी वजह से कपकपा हुआ दिखाई देता है। या तो आप क्या कीजिए, स्टोव का आप लोग यूज किए होंगे, वो क्या कर जला लीजिए और उधर की ओर अपना हाथ या कोई वस्तु को रखिए, दिखेगा ना वहाँ पर कपकपा हुआ दिखाई देगा। और जहाँ पर कपकपा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ का वातावरण दिखेगा तो गर्म होता है, यानी गर्म के मतलब कि वो कौन सा माध्यम होता है, तो विरल माध्यम होता है, और उधर जो होता है संघन माध्यम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कपकपा हुआ दिखाई देता है। आपको ये चीजें समझ में आ गए, जैसे कि स्टोव भी लेकर आप लोग यूज कर सकते हैं। अब चलिए, अब जो मैं मेन सेंस आप लोग को समझाने वाला हूँ ये कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ओके अब चलिए, अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये टिमटिमाना क्या होता है, टिमटिमाना। ओके तो आप लोग दिमाग में ये भेजा में घुसा कर रखिएगा कि टिमटिमाना का मतलब होता है कभी ये दिखाई देना, यस, और कभी ये दिखाई ना देना ही क्या कहलाते हैं, तारे के टिमटिमा कहलाते हैं। ओके हाँ, ऐसा क्यों होता है, जैसे कि ये बंदा दिखाई दे रहा है तो मेरा आप लोग सिद्धांत जानती हैं लोग, सबसे पहले मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद से क्या करता हूँ तो लिखवाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, और समझने के बाद से हम लोग क्या करते हैं तो इस पॉइंटेड को लिखने का कोशिश करते हैं। तो मैं फिलहाल मैं इनको क्या करता हूँ, ऐसा क्लीन कर देता हूँ, जैसा कि ये आपका क्या हो गया, क्लीन हो गया। और क्लीन होने के बाद से गौर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग चूंकि जानते हैं कि अगर ये देखिए वायुमंडलीय दाब होता है, चाहे एक बात है आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं लोग, हवा का मात्रा कम होते जाता है, समझ रहे हैं ना। और जैसे जैसे नीचे आते हैं, गौर कीजिएगा, धूल कण भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, कि मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ही संघनन होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, तो संघनन माध्यम होते हैं। संघनन क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। मैं किसका जवाब दे रहा हूँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, समझाकर आपको मैं आंसर दूंगा। अब देखिए जो तारा होता है ओके, वो कम दूर नहीं होता, इसकी माने दूरी का होती है, अनंत होती है, जो कि वैज्ञानिक भी उतने तारे को, मैंने सब तारे को पता भी नहीं कर पाए हैं कि कितना दूर है। कुछ तारे को पता कर पाए हैं, लेकिन कुछ तारे को कर नहीं पाए हैं। तो ये समझो बहुत ही दूर है। तो जैसे जैसे हवा कम होते गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये कौन सा माध्यम हो गया आपका, विरल माध्यम। बस यही तो कंसेप्ट है आपका। बस ये बातों को आप लोग समझ गए तो समझिए कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी आप बातों को समझ जाइएगा। और गौर कीजिएगा, हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि जब, और एक बात याद देखिए, तारा का अपना प्रकाश होता है। जब यहाँ से प्रकाश निकलती है, जब तारे से प्रकाश निकलती है तो विरल माध्यम से कहाँ जाती है, संघन माध्यम में जाती है। गौर कीजिएगा, ये ऐसा निकली ओके, लेकिन यहाँ से अभिलंब होगा क्योंकि संघनन में फिर इधर मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, और समझिए कि ऐसे मुड़ते 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 क्या होगी, तो यहाँ पर इसको दिखाई देगा। ओके, यानी एक पॉइंट आप लोग इसमें क्या लिखिएगा, पहला चीज है तो यूँ समझिए कि तारे से जब प्रकाश आता है, तारे से जब वो क्या आता है, प्रकाश आता है। गौर कीजिएगा इस पॉइंट को, जब प्रकाश आता है तो विरल माध्यम से, विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, संघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसा बहुत सारी अभिलंब की ओर हो जाती है, अभिलंब की ओर यस
हो जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाए, फर्स्ट मेन पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ तक लिखा जाएगा। अब चलिए हम सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या गौर कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वातावरण कभी शांत नहीं हो सकता। शांत का मतलब समझे, देखिए कभी हवा ज़्यादा तेज बहता है, कभी देखिएगा हवा कम तेज होता है। अभी फिलहाल में क्या है, गर्मी है, कुछ पल के बाद से क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और हवा शांत न होने की वजह से इनके क्रम में क्या होते रहती है, तो बदलाव होती रहती है। समझ रहे हैं ना। हम लोग 2 नंबर यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं, चूंकि वातावरण शांत नहीं होते हैं। ये वाला आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद से मैं 2 नंबर पॉइंट को लिखता हूँ और दोनों को इंक्लूड करके लिख दीजिएगा, तो आपके तारे क्यों टिमटिमाते, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको 2 नंबर पॉइंट को लिखता हूँ। ये उतर गया ना, यस। तो चलिए अब हम 2 नंबर पॉइंट को देखते हैं कि 2 नंबर पॉइंट हमारा क्या है। ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, शांत नहीं यस रहता है। ओके, समझ गए, शांत नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसलिए तारे से आते हुए प्रकाश, तारे से आते हुए प्रकाश, आते हुए प्रकाश कभी दिखाई देता है। ओके, प्रकाश कभी दिखाई देता है, ऐसा बोल सकते हैं, कभी दिखाई देता है और कभी नहीं। तो हम कहते हैं, गौर कीजिएगा, तो हम कहते हैं कि तारे आपके टिमटिमा रहे हैं। चलिए ये वाला आपको पॉइंटेड बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 स्टेप में याद रखिएगा। पहला स्टेप कौन सा होगा कि जब तारे से प्रकाश चलती है तो विरल माध्यम से कहाँ आती है, संघन माध्यम में आती है, इसीलिए इसके पथ में विचलन हो जाता है। और 2 नंबर पॉइंटेड क्या लिखिएगा, यस, ये लिखिएगा कि वातावरण कभी आपके क्या होते हैं, शांत नहीं होते हैं, और शांत न होने की वजह से उनके रास्ते में क्या हो जाती है, तो विचलन होती है। तो कभी वो दिखाई देते हैं तो कभी नहीं देते हैं, तब हम कहते हैं कि तारे क्या हो रहे, टिमटिमा रहे। चलिए ये पॉइंट आप लोग का हो गया। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंटेड क्या चीज़ है। देखिएगा जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो कुछ ऊपर उठा हुआ सूर्य दिखाई देते हैं, आखिर ऐसा क्यों। तो इस पॉइंटेड को हम यहाँ पर जवाब देने का कष्ट कर रहे हैं। चलिए इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है आपका बोर्ड मॉडल, जो यदि पूछ दिया तो 3 नंबर या तो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। समझ पा रहे, इसीलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें, आप पूरे का पूरे देखें, आपको बहुत ही मजा आएगा और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है, तो कंसेप्ट आपको दिया जाता है। तो चलिए हम इस पॉइंट को देखने का कोशिश करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो सबसे पहले सूर्योदय का मतलब समझिए, सूर्यास्त का मतलब समझ जाइए। सूर्योदय का मतलब क्या होता है कि उगना होता है। तो उगने से पहले देखिएगा ना, कुछ ऊपर उठा हुआ 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं, या जब वो डूब भी जाते हैं तभी भी 2 मिनट तक ले क्या करते दिखाई देते हैं। मतलब सूर्यास्त का मतलब डूब जाना, ओके, और सूर्योदय का मतलब क्या हो जाना, तो उग जाना। यहाँ तक आपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग कंसेप्ट के साथ समझते हैं कि माना है कि ये क्या है, आपका पृथ्वी है। ओके, मैंने ऐसा ही होता है, लगभग गोल होता है। अगर ऐसी देखी जाए हम लोग को, तो यूँ समझिए कि ये वाला जो भाग हो गया हमारा, ये वाला, ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्षैतिज है। मतलब कि हम लोग इतने ही देख सकते हैं, इसके अंदर की चीज़ें को नहीं देख सकते। चलिए यहाँ पर कोई बंदा या बंदी है, जो भी ले लीजिए, ओके, वो क्या करते हैं, तो सूरज को देखने का ये क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं। अब देखिए सुबह सुबह बेचारी उठी है, बेचारा उठा है, ओके, ये क्या कर लेगी, टकरा है, ओके। अब देखिए ना यहाँ पर अब ये उठ गया, अब सूरज को देखता है। अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे, ओके, माना कि सूरज आपका वास्तव में यहाँ पर है,
ओके। अब क्या होता है ना कि इसको जो सूर्य होते हैं ना वो जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी यूँ समझिए कि उगा हुआ यहाँ पर दिखाई देते हैं। समझ गए? हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों का हमको क्या करना है, तो जवाब देना है। प्रश्न आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सूर्य या सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, इधर डूब भी जाता है तो कुछ उठा हुआ क्या होता है, तो प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। ओके, तो फर्स्ट नंबर कारण आप लोग दीजिएगा ऐसा। फर्स्ट कारण देखिए, फर्स्ट कारण क्या है ना। ओके, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, माने सटले हैं, और ये किधर है, तो यहाँ पर, के मतलब कि दूर है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दूर कोई भी चीज़ होती है, ओके, पृथ्वी से, देखिए यहाँ से गौर कीजिए, पृथ्वी से इतना दूर है और ये क्या है, तो पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी से जब दूर होते हैं तो यूँ समझिए कि ये जो माध्यम हो जाते हैं वो कौन सा माध्यम हो जाते हैं, विरल माध्यम हो जाते हैं। समझ गए आप? और ये पृथ्वी के पास में तो धूलकण भी है, पानी के कण भी है, तो ये माध्यम जो हो जाते हो कौन सा हो जाते हैं, संघन माध्यम हो जाते हैं। पहला तो पॉइंट ये लिखना है। ओके, आप लोग लिखे थे कि कौन से लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसा होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे, माने उठा हुआ क्यों प्रतीत होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि प्रतीत होते क्योंकि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जब वो संघन माध्यम में प्रवेश करती है, गौर कीजिएगा, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से कहाँ करती है, जब संघन माध्यम में, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है। समझ गए ना? अभिलंब की ओर मुड़ते 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 यहाँ पर ये प्रकाश के आ जाते हैं। समझ गए? लेकिन आप लोग एक सिद्धांत याद रखिएगा, हम लोग कोई भी मानिए समझिए कि चीज़ों को हम लोग सीधा ही देखते हैं, हम लोग तिरछा नहीं देखे सकते, ये गुण होता है हम लोग की आंखों का। ओके, लेकिन वास्तव में आ रहा है यहाँ पर विलंब करते करते, लेकिन ये जो होगा ये इसको कहाँ से दिखाई देगा, तो कुछ यहाँ से समझिए कि मैंने थोड़ा सा डायग्राम, ये कहाँ पर दिखाई देगा, तो आपका यहाँ पर ये क्या करेगा, तो दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, तब प्रकाश इसका आंखों पर आ रहा है और सूरज आपको दिखाई दे रहा है। यानी आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझे, क्या समझे इसमें, हाँ, ये चीजें था आपका। देखिए, इसका जो मेन आंसर हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा, आप लोग इतनी भी बातें लिख सकते हैं, एक में ठोस बातें होगी, ये वाला सिमिलरली होगी। ओके, देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा, एक बात लिख लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हवा की क्षमता कम होती है, कि मतलब वो विरल होते हैं, और जैसे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो कौन सा माध्यम होते हैं, संघन माध्यम होते हैं। ये बात लिखा जाएगा। ओके, ये बात लिख दीजिए। चलिए मैं मेन आंसर को लिखता हूँ, यानी बोल सकते हैं जब सूर्य से प्रकाश आती है, ऐसा लिख सकते हैं कि जब, यस, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश आती है, सूर्य से क्या होती है, प्रकाश आती है। गौर कीजिएगा, जब सूर्य से प्रकाश आती है, ओके, समझ रहे हैं, जब सूर्य से क्या होती है, प्रकाश आती है, तो वह विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है। संघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। समझ पा रहे हैं लोग, आप लोग, करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के ही कारण, ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुड़ जाती है। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत। अब देखिए, मुड़ जाने के ही कारण, याद रखिएगा, मुड़ जाने के ही कारण
कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आपको आंसर कैसे बनाना है आपको मैंने बता दिया कि ये बात सेम टू लिखिएगा। ये जो क्यों है आपका यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश आती है तो वह विरल माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम में होती है, जो कि अविलंब से दूर हट जाती है। दूर हटने की वजह से ही आपको कुछ यूं समझिए कि का उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त समय अगर दोनों मिला दी जाए तो जो अंतर होते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूं और इसको मैं लिखने का कोशिश करता हूं, जो अंतर होते हैं वो 4 मिनट्स का हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना। यानी यूँ समझिए कि 4 मिनट अधिकांश हम लोग को मिल जाता है। कब? जब सूर्य उदय या डूबते वक्त दोनों का टाइम इंक्लूड किया जाए तब। तो समझिए कि ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट इनको लगता है कि सूर्योदय होने से पहले ही दिखा देते हैं। ओके, और सूर्यास्त हो भी जाते हैं तो 2 मिनट तक ले क्या करते हैं, तो ये यूँ समझिए कि वैसा ही रहते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंटेड को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो मेरा टॉपिक क्या है, तो चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, अब चलिए यहाँ पर मैं कुछ वर्डों के मतलब समझ लेते हैं कि वर्ण के मतलब क्या होता है और विक्षेपण के मतलब क्या होता है। तो जो वर्ण का मतलब होता है, याद रखिएगा, इसमें रंग होता है। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, विभाजन होता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक देखेंगे लोग, ओके, यानी यूँ समझिए कि जो आपका सूर्य की प्रकाश होता है, जो श्वेत रंग को देखते हैं, वो कितने रंगों में क्या हो सकते थे, विभाजित हो सकते। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ओके, तो आपको यहाँ की इमेज दिखाई दे रहा होगा, इसको प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको प्रिज्म बोला जाता है। जब देखिएगा इस प्रिज्म से हम क्या करते हैं, जैसे टॉर्च मारते हैं या सूर्य की क्या, जब हम क्या करते हैं सूर्य की प्रकाश देते हैं, गौर कीजिएगा, यहाँ से जब हम सूर्य की प्रकाश देते थे, प्रिज्म में ऐसा है ना, ओके, कि अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद यहाँ पर जब पड़ता है किरणें, ओके, तब इसको क्या करते हैं, विभक्त कर देता है। मतलब कि यहाँ पे कितने रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितने 7 रंगों में ये क्या कर देते, तब विभक्त कर देते। ये कौन सी प्रकाश होता है, ये आपका श्वेत प्रकाश। ओके, और कौन कौन से रंगों में विभक्त कर देते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है ऐसा होता है, इसको बोला जाता है बै, इसको जा नी हा, ओके, पी ला, सॉरी यहाँ पर ऐसा होता है बै जा नी हा, ओके, और पी नाला, पी यहाँ पे क्या होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है ला। अब देखिए सबका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, प्यार से समझिए। ला के मतलब होता है लाल, ओके, ना के मतलब होता है नारंगी, समझ रहे हैं लोग, ओके, पी के मतलब होता है पीला, हा के मतलब होता है हरा, ओके, नी के मतलब होता है नीला, ओके, नीला ऐसा, ओके, जा के मतलब होता है जामुनी कलर ऐसा कुछ, ओके, हाँ जामुनी, जामुनी, और बेस होता है क्या, बैगनी। ओके, इस 7 कलर्स को भी आप लोग याद रखिएगा तो अति उत्तम होगा। कभी कभी ऐसा कुछ भी देता है। ओके, तो यहाँ तक आपने समझे, और इसी घटना को याद रखिएगा, इसी क्या घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब समझ में आ गया। अब चलिए घटना कैसे घटा मैं एक बार दोहरा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या वीडियोस को यस, ओके, देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, गौर कीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंटेड को लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी इस पॉइंटेड को उतार लें कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश, ऐसा बोल सकते हैं कि जब कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ओके, गौर कीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, होकर क्या करती है, गुजरती है, तो वह
तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग पॉइंटेड को? कितने रंगों में हो जाती है? 7 रंगों में। इसी घटना को याद रखिएगा, इसी क्या तो घटना को क्या कही जाती है? यस, हम लोग वर विक्षेपण कहते हैं। वर पर कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिए तो नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग वर विक्षेपण किसे कहते हैं। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब आप गौर कीजिएगा कि ये आपके हवा में ये कलर दिखाई देंगे या कोई पर्दे पर दिखाई देंगे? यस, कोई ना कोई ये जो होंगे कलर आपके कोई ना कोई पर्दे पर क्या करते हैं तो दिखाई देंगे। ये क्योंकि पर्दा मान लेते ये लाइट है, अगर समझिए खुला चौड़ा है तो क्या प्रकाश आपको दिखाई देगा? नहीं। जब यहीं पर पर्दा लगा दीजिए तो देखिएगा ये प्रकाश दिखाई दे देगा कि हाँ ये कौन सी कलर का प्रकाश है। ओके, तो इस पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखिएगा। ओके, वर्णपट कहते हैं। क्या कही जाती है तो वर्णपट कही जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम के भी नाम से समझते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया? ओके, कि जब प्रकाश जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और जिस पर्दे पर, ऐसा बोलिएगा, जिस पर्दे पर 7 रंग विभक्त होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्णपट कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ कि वर्णपट किसे कहते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? ओके, यानी बोलिएगा कि उसी तरह होगा कि जब श्वेत प्रकाश, जब कौन सा प्रकाश आपका? श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गौर कीजिएगा, प्रिज्म से क्या होकर 7 रंगों में जिस पर्दे पर प्राप्त होते हैं, पर्दे पर क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, उस पर्दे को ओके स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर लीजिए तो नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए, अब मैं एक चीज और बताने का मैं कष्ट कर रहा हूं कि जैसा कि ये आपको 7 रंग हो गए, अब इसी एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने, कौन से नाम का विज्ञानी? न्यूटन, ऐसा न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक ने इसको सोचा कि चलिए इस प्रिज्म को एक और लेते हैं, पलट कर देखते हैं तब कितना रंग देती है। मतलब समझिए, इस चीज़ों को मैं क्या करता हूँ तो हटाकर उसको समझाने का मैं क्या करता हूँ तो कष्ट करता हूँ। देखिए क्या है आपका, देखिए जैसा कि ये वाला हो गया आपका प्रिज्म एक ऐसा, ओके, और एक हमने क्या कर दिया ऐसा पलट दिए, मतलब कि एक ऐसा हो गया और समझिए कि ऐसा कर एक ऐसा हो गया। ओके, यूँ समझिए कि यहाँ से जब प्रकाश जाती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? यस, 7 रंगों में हो जाती है। यहाँ से जाकर कितने? एक ऐसा, समझिए ऐसा। ओके, मैंने विभक्त होकर यहाँ पे क्या हो जाती है? आ जाती है। अब ये 7 रंग इसमें से गुजरती तो क्या होता है? इसमें से गुजरते सब अपने आधार की ओर मुड़कर एक पॉइंट पर होकर, ओके, ये एक किरण में 7 मिलकर फिर आपको कौन सा प्रकाश निकल जाते हैं? तो श्वेत प्रकाश निकल जाते हैं। इस भी पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा तो याद रखिएगा तो अति उत्तम होगा। ओके, यहाँ तक आपने कंसेप्ट को समझ लिए। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट को ये समझेंगे कि आखिर
ये रंगीन पट्टी क्यों प्राप्त होता है, इसके पीछे क्या वजह या क्या कारण है। तो चलिए इस पॉइंटेड को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से रंगीन पट्टी आपको प्राप्त होती है। तब हम लोग जानेंगे कि इसी से आपका क्या जानेंगे, यस हम लोग इंद्रधनुष को भी जानने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ये पॉइंटेड को समझते हैं कि स्पेक्ट्रम के मतलब वही हुआ बर्फर जो 7 रंग में विभक्त होती है, आखिर ये क्यों होती है, गौर कीजिएगा। ओके, जैसा कि ये क्या हो गया आपका सूर्य की प्रकाश होगा श्वेत, और यहाँ से आती है और आकर कितने रंगों में विभक्त होती है, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 रंगों में विभक्त होती है। तो पहला क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि पीना और क्या ला, यानी यूँ समझिए कि मैं 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादातर चर्चा करूँगा। एक मैं चर्चा करूँगा ये लाल क्यों होते हैं, और एक चर्चा करेंगे कि ये बैगनी क्यों होते हैं, और बीच वाले समझिए कि अभी थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ बीच वाले को। ओके, तो यूँ समझिए कि ये जो लाल होते हैं, ये लाल ऐसा समझिए कि ये क्यों प्राप्त होते हैं। तो इसका एक कारण है कि सबका जो विचलन होता है परिवर्तन के बाद, विचलन के मतलब समझ रहे हैं ना, कि रास्ता से मुड़ाव जो होता है ना सबका अलग अलग होता है। अब देखिए, अब जो विचलन होता है कि मतलब कि मुड़ाव होता है, तो देखिए एगो कण किसी किसी का साटामर खूब होता है। ओके, जब खूब होगा तो ये ज़्यादा झुकेगा, समझ गए ना, और किसी किसी का फाका होता है तो क्या होता है, सीधा चला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर रोड आपका सीधा हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति रहा हो तो मतलब ही समझ में आ रहा है ना, यानी बहुत ही स्पीड चलाते हैं लोग, लेकिन वही व्यक्ति हो तो क्या करते हैं, आराम आराम से चलाते हैं लोग। यही यहाँ पर पॉइंटेड है। अब क्या है, तो देखिए मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों प्राप्त होते हैं। तो सबका कारण होता है आपका तरंग दैर्घ्य। ओके, क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य का मतलब समझिए कि 2 कणों के बीच की जो दूरियां होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ओके, तो लाल में याद रखिएगा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। गौर कीजिएगा, क्या होता है, अधिक, कि मतलब कि दूरियां क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, दूरियां ज़्यादा होने के ही वजह से कोई भी सिग्नल जो होते हैं ना, जिसको रोक स्टॉप वाला, चाहे कोई भी आपका खतरा की चीज़ होती देखिएगा, ज़्यादातर वो रेड ही बनाए जाते। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से वो सीधा जाएगा। जब सीधा जाएगा तो बहुत लोगों को क्या होगा, दूर दूर तक दिखाई देगा। जैसे मोटरसाइकिल का देखिएगा, बैक साइड का जो लाइट होते हैं वो भी कैसा होते था आपका, यस रेड ही होते। तो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तक दिखाई दे, मतलब कि तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ओके, अब देखिए, अब जो गौर कीजिएगा। ओके, मतलब कि समझिए कि ये कार और है, अगर यहाँ से हमने टकराने का मतलब समझ रहे हैं, छितराए। अब देखिए, अगर ज़्यादा छितराएंगे तो समझिए कि ज़्यादा हम लोग नीचे मुड़ेंगे, और कम छितराएंगे तो समझिए कि ऊपर जाएंगे, ऐसा। तो गौर कीजिएगा, ये ऊपर वाला जो है वो कैसा है आपका, लाल है, और जो नीचे वाला है वो कैसा है आपका, बैगनी है। तो मतलब समझिए कौन ज़्यादा छितराया है, तो ये ज़्यादा छितराया है। तो मतलब कि बैगनी जो कलर होते हैं विचलन बहुत ज़्यादा होते हैं, विचलन क्या होते हैं इसमें, अधिक होते हैं। ओके, और इसमें जो विचलन होते हैं वो क्या होते हैं, विचलन क्या होते हैं, तो कम होते हैं। इसीलिए तरंग दैर्घ्य आपका अधिक होता है, और इसमें विचलन अधिक होते हैं, मतलब कि कण एक दूसरे से सटले हैं तो तरंग दैर्घ्य आपका क्या हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो आपके क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य होते हैं, ओके, क्या होते हैं तरंग दैर्घ्य, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, तो आपके ये कम हो जाते हैं। इस पॉइंटेड को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा तो आपका अति उत्तम रहेगा। और जहाँ पर समझिए कि कुछ भी ना हो तो समझिए कि अलग अलग ही पॉसिबिलिटी का अलग अलग चीज़ें दिखाई देता है। तो चलिए इस पॉइंटेड को हम यहाँ पर साफ क्लीन नोट डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछता है कि किस कलर का तरंग दैर्घ्य आपका समझिए कि विचलन अधिक होता है, तो किसका होता है विचलन अधिक, तो तरंग दैर्घ्य जैसे बैगनी का ज़्यादा होता है और इनका क्या होता है तो कम होता है। यानी
ये बोल सकते कि बिगड़ल हुए, और ये लाल मैंने मतलब कि बेटे मतलब कि वो ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, यानी विचलन उसमें कम होगा। अब चलिए यहाँ से आप लोग एक चीज़ दे सकते हैं, 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं लाल के लिए, तरंग दैर्ध्य अधिक, तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं तो आपका अधिक होते हैं, यस। और जो समझिए कि आपका क्या होते विचलन होता है वो आपके क्या होते कम होते हैं, विचलन कम होते, इसीलिए इसका सिग्नल का यूज किया जाता है। ये आंसर डाल दीजिएगा सिग्नल करने के लिए। चाहे रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं, चाहे आपका देखिए टावर के ऊपर भी रेड लाइट का यूज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं तो इसका कारण सबका एक ही है, मैंने सबका बाप एक ही होगा। अब चलिए अब हम नीला को देखते हैं, वैगनी को देखते हैं कि वैगनी में क्या क्या होते हैं। ओके, तो वैगनी में जो होते हैं वो तरंग दैर्ध्य आपका क्या होते हैं कम होते हैं, और विचलन आपके क्या होते हैं अधिक होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कि तरंग दैर्ध्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कम होते हैं, और जो विचलन होता है विचलन जो होता है वो क्या होता है तो आपका अधिक होता है। यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल से कंसेप्ट पूरे का पूरे क्या हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ओर से कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या आप लोग को प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि मैं सब कुछ आपका डाल रहा हूँ तो सीरीज बाय सीरीज डाल रहा हूँ। यहाँ तक समझे या ना समझे, मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ओके कि इंद्रधनुष क्यों उत्पन्न होता है। चलिए इस पॉइंटेड को भी हम लोग क्या करते हैं तो जान लेते हैं कि इंद्रधनुष क्यों उत्पन्न होता है। उसके बाद से और भी एगो दो पॉइंट, मेरा आज का पॉइंट है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं करा रहा हूँ आपका ये सब के सब नो एक बार लाइन साथ में हट जाने के बाद बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन इसको निकाल देंगे तो निकाल 9:30 बज जाएगा तो निकाल देंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं। ये याद रखिएगा बोर्ड की दृष्टि से ये कैसा है तो आपका बोर्ड मॉडल है, और ये कितने नंबर का पूछते हैं, या तो 3 नंबर का खूब खींच आएगा तो कितने नंबर का 5 नंबर का। इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें, और 3 और 5 नंबर लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए। ओके, तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं, आखिर इंद्रधनुष क्या होते हैं। ओके, तो देखिए ये जो इंद्रधनुष आपको दिखाई देते एक ही टाइम में दिखाई देते हैं वर्षा के पश्चात। ओके, किसके पश्चात, वर्षा के पश्चात के मतलब कि बाद में। समझ में आ रहा है ना, एक ही टाइम दिखाई देते कब तो वर्षा के बाद में। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत। और ये कैसे दिखाई देते हैं आप लोग देखिए गौर कीजिएगा। ओके, जैसे कि खूब बारिश हो गया और बारिश आपकी क्या हो जाते छूट जाते हैं, तो सूरज यहाँ पर है। ओके, और छूटने की वजह से देखिएगा ना इधर आपका कुछ वातावरण में ऐसा ऐसा कर देखिएगा आपको 7 रंग में विभक्त करके ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप यहाँ पर माना कि क्या है तो खड़े हैं ऐसा। ओके, यूँ समझिए कि मैं इमेज को कुछ ऐसा बनाता हूँ। ओके, एक यहाँ पाँव करता है, एक यहाँ पर और यहाँ पर मुँह करता हूँ, और देखिए ये बेचारा क्या है तो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है और यूँ समझिए कि इसको देखने का कोशिश कर रहा है। तो गौर कीजिएगा ये इधर देखता है तो कितने रंग प्राप्त होते हैं तो आपका 7। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है। तो चलिए मैं ठोस आपको बात बता देता हूँ, उसके बाद से घुमा फिरा कर लिखने का भी कंसेप्ट में बता देता हूँ। देखिए कारण क्या है कि सबसे पहला आप लोग पॉइंट लिखिएगा कि इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पर लिखिएगा कि इंद्रधनुष जो होते हैं वो वर्षा के बाद दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, वर्षा के बाद दिखाई देते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ओके, जब वर्षा छूट जाता है ना तो 2 नंबर हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं लोग ऐसा कि वर्षा के यूँ समझे कि कार क्या होते हैं, जो पानी होते हैं ये पानी के बूंदे यूँ समझे कि कारों पर क्या की हुई होती है तो लटकी हुई होती है। समझ के निलंबित होती है, कोई प्रकार की दिक्कत। अब देखिए जब यहाँ से सूर्य चलता है तो यही आपका जो कार होता है ना ये प्रिज्म के
जैसा व्यवहार करता है। और जब ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है तो कितने रंग में विभक्त होते हैं, तो 7 रंग में विभक्त होते हैं। और इसी के कारण ही आपके क्या होते हैं, तो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आपने पॉइंट को फिर से समझ लीजिए और इसको मैं स्पष्ट रूप से लिख दूंगा तो आपका आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। क्या चीज है, तो देखिए गौर कीजिएगा। ओके, कि इंद्रधनुष में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कि वर्षा के बाद ही आपको क्या करते दिखाई देते हैं। ओके, अब देखिए 2 नंबर हम लोग दिमाग लगाएंगे कि जब वर्षा होती है तो छोटे छोटे कणों पर क्या होती है, वो पानी का कण निलंबित हो जाती है, मतलब कि लटक जाती है। और जब सूरज की किरणें आता है तो ये जो आपके पानी का कण होते हैं वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं, और प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने की वजह से आपके क्या होते हैं, तो 7 रंगों में विभक्त होते। तो इसी 7 रंगों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ ताकि आप भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम इसको मैंने लिख लिए हैं और इनको देख लीजिए, आप भी लिख लीजिए। यह वर्षा के बाद दिखाई देते, मैंने बात बता दिए, क्योंकि जब वर्षा हुई रहती है तो वायुमंडल के छोटे छोटे कण पर वर्षा के बूंदे क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाती है। और यह वर्षा की बूंद कैसा काम करती है, तो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है, इसलिए 7 रंग में क्या हो जाता है, वो प्रकाश विभक्त हो जाते हैं। इसीलिए उसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग क्या करते हैं, तो बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं एक पॉइंट में। हमारा जो पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है, स्केटिंग। अब ये स्केटिंग क्या होता है, तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इमेज के माध्यम से। जैसा कि ये क्या है, आपका सूरज है और क्या आपको दिखाई दे रहा है, और समझिए कि ये आपकी क्या है, तो पृथ्वी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आपका क्या है, तो एगो हाउस है। हाउस का मतलब समझिए कि एगो आपका छोटा मोटा क्या है, झोपड़ी है, मतलब की घर है। गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा जो प्रकाश पड़ता है ये घर पर पड़ता है, घर पर पड़ कर ये क्या हो जाता है, तो लौट जाता है, इधर ही पड़ता है। अब गौर कीजिएगा, जिस घर के आप कोना में रहते हैं वहाँ पर देखिए कमजोर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किसका कारण होता है, मतलब समझ में आ रहा है ना। यानी जहाँ ना पहुँचे रवि, सॉरी जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँच जाता है क्या जी, रवि। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं आपके क्या, कभी। ठीक उसी तरह जहाँ ना पहुँचे आपका रवि वहाँ, सॉरी फट छोड़ दो इसको। आगे देखिए, यहाँ से मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से आता है और आने के बाद से ये जो किरण होते हैं ये डायरेक्ट इस रूम में नहीं पड़ता है, ये जो होता है यहीं पे पढ़कर ये क्या हो जाता है, लौट जाता है। लेकिन घर के अंदर सारे चीज़ें जोड़ दिखाई देता है, आखिर इसका क्या कारण होता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लाइट बांटते हैं तो देखिएगा वो तो सीधा जाता है, लेकिन देखिएगा ना क्या करता है ना, गौर कीजिएगा, वो अपने आसपास के भी एरिया को क्या करता है, कवर करके दिखाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी कारण को हम लोग समझेंगे और यही आपका क्या होता है, तो प्रकीर्णन होते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ से जैसे सूरज की प्रकाश आते हैं, ये पृथ्वी है और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं। अब यूँ समझिए कि ये जो प्रकाश आते हैं बहुत स्पीड से आते हैं और इसमें पढ़ने के बाद, गौर कीजिएगा, पढ़ने के बाद से चारों की ओर क्या हो जाते हैं, छितरा जाते हैं। क्या हो, शक्ति कम हो जाता है और क्या हो जाए, छितरा जाते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पर तो आ गया, लेकिन छितराने की वजह से, धूल कण की वजह से ये क्या हो गया, तो इधर भी आपको प्रकाश नहीं भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो अंजोर हो जाएगा। यही था आपका, मैंने यूँ समझिए कि आंसर। यदि घर में यूँ समझिए कि प्रकाश इधर पड़ रहा है तो इधर ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था, इसी के कारण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया, जिसको स्केटिंग मतलब कि छिटाना। जैसा कि मैं बाइक हूँ खूब जोर से चलाएंगे, ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। अगर एगो पॉइंट आ गया यानी कोई चीज़ से टक्कर कर दे तो पूरे के पूरे छितरा जाएंगे कि नहीं छितरा जाएंगे। क्या फिर आपका एक रेल हादसा हुआ जो कि 3 गो ट्रेन एक दूसरे में लड़ी। अब देखिए बहुत ही दुखद की बात है, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे कि एक ट्रेन जो हुई बहुत ही स्पीड से आकर दूसरी ट्रेन से वो टकरा गई थी, कि वो पूरे के पूरे छितरा गई। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो
प्रकीर्णन कहते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं प्रकीर्णन की परिभाषा, जब सूर्य से प्रकाश आती है किसी कण पर पड़ती है, पड़ने के बाद से चारों दिशाओं में छितरा जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए हम प्रकीर्णन की यहाँ पर परिभाषा लिखकर आगे की ओर हम लोग पॉइंट की ओर रुख करते हैं। चलिए आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, क्या जी, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर और चारों दिशा में क्या हो जाती है, छितरा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को, अब ये तो समझ गए। अब हम कोई पदार्थ को लेते हैं, गौर कीजिएगा। हम क्या करते हैं, पदार्थ, यानी यूँ समझिए कि यहाँ पे एगो बिकर बनाते हैं और बिकर बनाकर, देखिए भूख तो बहुत बिजोड़ लग ही गई है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसको मिटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो होता है वो होता है आपका दूध। दूध में आपका बहुत सारे प्रोटीन क्या हो जाते हैं, तो पाए जाते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, लेकिन ये जो दूध होते हैं, तो दूध में देखिएगा ना छोटे छोटे कण क्या होते हैं, तो उसमें लटके हुए होते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी जिस बिलियन में छोटे छोटे कण आपका लटके हुए होते हैं ना, उसको याद रखिए कोलाइडी कहते हैं, कोलाइडी बिलियन कहते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये कौन सा बिलियन है, आपके कोलाइडी बिलियन है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कोलाइडी बिलियन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिस पदार्थ में छोटे छोटे कण लटके हुए होते हैं यानी निलंबित रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलाइडी बिलियन कहते हैं। इसका भी मैं परिभाषा लास्ट में लिखवा दूंगा। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टॉर्च को यहाँ से बांटता हूँ। टॉर्च यूँ समझिए कि लाइट को मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर मैंने दे दिया। अब देखिए जब टॉर्च को देंगे तो गौर कीजिएगा, इधर से ये जाएगा ना, ओके, देखिएगा ना, इधर आपका नीला कलर लगेगा ऐसा, ओके, और इधर जाते 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 देखिएगा कलर आपका कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते, बोल सकते हैं। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, तो यूँ समझिए कि एक कण के ऊपर पड़ के छितराते जाते हैं। यानी ये किसके एग्जाम्पल है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ही है। छितरा छितरा कर देखिए, यहाँ पर तो शक्ति ज़्यादा होता है तो नीला दिखाई देता है, और यूँ समझिए कि जाते 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 शक्ति क्या हो जाता है, हमारी तरह खराब हो जाता है, तो समझिए कि क्या हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओके, यदि कोलाइडी बिलियन से ऐसा, यदि कोलाइडी बिलियन से प्रकाश गुजरती है, प्रकाश क्या होती है आपकी, तो गुजरती है, मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसको याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। आपको समझ में आ गया होगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब कोलाइडी बिलियन से सूर्य की प्रकाश की प्रकीर्णन होती है, मैंने ऐसा बोल सकते प्रकाश के प्रकीर्णन होती है, उसी को कोलाइडी बिलियन कहते हैं। चलिए सॉरी, बिलियन ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब चलिए हम दोनों पॉइंट की परिभाषाओं को लिख लेते हैं, कोलाइडी बिलियन क्या होते हैं और टिंडल प्रभाव क्या होते हैं। ओके, चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं कि कोलाइडी बिलियन हम किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो वैसा बिलियन जिसमें क्या, वैसा बिलियन जिसमें छोटे छोटे कण निलंबित रहती है, यानी छोटे छोटे कण लटके हुए होते हैं, उसी को कोलाइडी बिलियन कहते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, दूध हो गए, ओके, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। उसके बाद से टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे, तो यूँ समझे कोलाइडी बिलियन से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, यही बात है कि किसी कोलाइडी बिलियन में, ओके, प्रकाश के प्रकीर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, आकाश का रंग कैसा होता है। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं ऊपर, देखिए कुछ आकाश का रंग कैसा है, तो आपका नीला है। ऐसा क्यों, ओके, तो मैं यहाँ से इसको मिटा कर कारण बताने का कोशिश करता हूँ कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ओके, अंदर जाइएगा ना, ओके, मतलब कि समझिए कि दूसरे ग्रह पर तो आकाश का रंग आपको नीला ना दिखाई देकर कैसा दिखाई देगा, काला। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ।
जैसा कि ये आपका क्या है सूरज है और ये क्या है पृथ्वी है और ये समझिए कि इधर ही आकाश है। ओके, अब गौर कीजिएगा, जब यहाँ से चलती है तो बहुत ही पावर से चलती है, क्या करती है पावर से, तो छितराएगी भी, कोई कर्व पड़ेगी तो क्या होगी छितराएगी, और यहाँ से ज़्यादा छितराएगी का मतलब कि विचलन ज़्यादा होगा। विचलन क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, तो आपको बताए थे कि जिसमें विचलन ज़्यादा होता है वो कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ पर प्रकीर्णन आपका ज़्यादा होता है, यहीं पृथ्वी पर आते 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 क्या होता है तो थोड़ा शक्ति इसकी कम हो जाती है, तो समझिए कि ये धीरे धीरे क्या हो जाता है तो सफ़ेद या अदर कलरों का हो जाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अदर ग्रह पर कैसे दिखाई देता है तो आपको काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं और सूर्य के प्रकाश आएंगे तो ये समझिए कि प्रकीर्णन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो कैसा दिखाई देंगे तो आपके काला दिखाई देंगे। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों को समझ कर इस पाठ को यूँ समझिए कि समाप्त किया जाए, क्योंकि टाइम भी आपका क्या हो गया है, एभव चल रहा है। चलिए हम अब इस पॉइंट को देखते हैं। बहुत ही आपका बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है जो कि आपका 3 या 5 नंबर का पक्का पूछता है, तो पूछता है ये तो आपका क्या है फिक्स है, अगर दे दिया तो 3 या 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा साइंस की दुनिया में उठ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब क्या होता है, सूर्योदय का मतलब कि सूर्य जब सुबह होता है तब, और सूर्यास्त का मतलब जब कि शाम होता है तब के समय सूर्य कैसा दिखाई देते हैं, लाल। कैसे दिखाई देते हैं आपके लाल, ऐसा क्यों दिखाई देते हैं। चलिए इस पॉइंटेड को हम लोग क्या करते हैं तो पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद से जो फलाना चिलाना लिखना होगा वो उसको हम लोग लिख देंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये आपका मानना है कि क्या है पृथ्वी है। ओके, और यूँ समझिए कि ऐसा, सॉरी ऐसा मैं बनाता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। और समझिए कि हम लोग कहाँ है तो यहाँ पर है माना कि, तो अगर हम ऐसा देखें तो ये आपका क्या होगा एक लाइन सा हो गया, जैसे कि पता चले कि हम लोग इसके ऊपर है और यहाँ पर कोई मानते हैं कि क्या है व्यक्ति है। ओके, और जब सूर्योदय हो जाता है कि मतलब कि एक्चुअली में तो समझिए कि क्या होते हैं यहीं पे होते हैं, मतलब कि समझ में आ रहा है ना। ओके, कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, माना कि ये यहाँ पर है सूर्योदय। ओके, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाई देते ऐसा क्यों, तो आपको वीडियो डाल दिया गया वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए, और ये जो सामने होते ये भी देख लीजिएगा। ओके, मैं दोनों को बता देता हूँ। ओके, कि क्या मेन पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा, ये बंदा को ये सूर्य देखने में देखिए कितनी दूरी लग रहा है और इसको देखने में देखिए कितनी दूरी लग रहा है, यानी दूरी का बहुत ही डिफरेंट है। और देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, अब क्या होता है ना, एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी के पास में जो वायुमंडल होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जब वायुमंडल ज़्यादा होंगे तब प्रकीर्णन के मतलब स्केटिंग की क्षमता क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से क्या होते हैं ना कि जब यहाँ से प्रकाश चलते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, कहाँ करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो बहुत ही स्केटिंग होता है, मतलब कि बहुत ही प्रकीर्णन होता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि आते आते उनकी शक्ति कम हो जाता है। इसीलिए सूर्य कैसे दिखाई देते हैं तो आपका लाल दिखाई देते हैं, और ये आपका सफ़ेद इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इसकी दूरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उतनी ये स्केटिंग करता नहीं है, मतलब कि प्रकीर्णन करता नहीं है, इसीलिए इसका वास्तविक रंग कैसा दिखाई देता है तो सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन इसका क्या करता है तो समझिए कि लाल दिखाई। ठीक उसी तरह आपका अस्त भी हो गया, तभी भी कैसा दिखाई देगा, लाल। क्यों? क्योंकि वायुमंडल को फाड़ कर इसको ज़्यादा जाना पड़ेगा, जो कि शक्ति आपका कम हो जाता है, इसीलिए कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। यानी पहला बात हम लोग ऐसा लिख देंगे कि सूर्य और प्रेक्षण के मतलब कि देखने वाले के बीच की दूरी अधिक होने के कारण जब वहाँ से सूर्य से प्रकाश चलती है तो वायुमंडल से ज़्यादा प्रकीर्णन करना पड़ता है, और ज़्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से प्रेक्षण तक आने में वो कैसा हो जाता है तो लाल दिखाई देते हैं। क्या इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं, तो इसको मैं आप लोग को कमेंट में दे देता हूँ, आप लोग इसको आंसर कमेंट में लिख कर दीजिए। ओके, थैंक यू। और इस तरह इस पाठ को हम लोग क्या करते हैं तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।